Hello 10th class. Now we start the topic conservations of minerals. मिनरल्स को कैसे बचा के रखें. हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर जो है डिपेंड है मिनरल डिपॉजिट और सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम देम पे. टोटल जो वॉल्यूम है वह केबल का मिनरल डिपॉजिट का एक इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन में है, क्योंकि 1% तो अर्थ क्रस्ट का और वी रैपिडली कंज्यूम, हम बार बार जो है रिपीटली जो है मिनरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि मिनरल रिसोर्सेज को बनने में फॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लगता है. जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशन आर स्लो, और जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमारे मिनरल्स की फॉर्मेशन जो है बहुत स्लो है. रेट ऑफ रिप्लेसमेंट आर इनडेफिनेटली स्मॉल है कंपैरिजन टू प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन इसके अकॉर्डिंग. और मिनरल रिसोर्सेज जो है फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल होते हैं. रिच मिनरल्स डिपॉजिट जो हमारी कंट्री में है बहुत ज़्यादा हैं, बट शॉर्ट लिव्ड पॉइजनस भी है, ये जहरीले भी हैं. कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन होने पर क्या होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट, उसकी कॉस्ट जो है इंक्रीज़ भी होती है, और ग्रेट डेप्थ, और उसकी वजह से जो है हमें बहुत गहराई तक भी जाना पड़ता है, और जो कि उसकी जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ करता है. A concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम मिनरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो वो योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए और फ्यूचर को ध्यान में रख कर करना चाहिए. इम्प्रूव, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो है लो ग्रेड और जो है उनको लो कॉस्ट पर हम जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ और रिसाइकलिंग कर पाएँ मेटल्स की, यूजिंग स्क्रैप मेटल और अदर सब्स्टिट्यूट्स जो है इनको हम यूज़ कर पाएँ और फ्यूचर के लिए बचा के भी रख सकें. तो ये है कि हम जब भी अपने मिनरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो हम इसको सस्टेनेबल भी रख सकें, यानी कि फ्यूचर में अगर प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए भी सिक्योर रखें, किसी प्रकार से इसका नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और हमारे रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म भी ना हो. एनर्जी रिसोर्सेज, अब बात करेंगे हम एनर्जी रिसोर्सेज की. एनर्जी भी एक हमारी ऑल एक्टिविटी में रिक्वायर्ड होती है. ये खाना बनाने में, लाइटिंग में, हीटिंग में, व्हीकल में, ड्राई मशीनरी, इन इंडस्ट्री में सब जगह जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स, एनर्जी जो है फ्यूल मिनरल्स से ही जनरेट हो सकती है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, और उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. एनर्जी रिसोर्स जो है क्लासिफाइड हम दो भागों में करते हैं, एक करते हैं कन्वेंशनल और दूसरा करते हैं अनकन्वेंशनल सोर्सेज में. जो एनर्जी रिसोर्सेज है हमारी उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर. ओके, कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग, केक, कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी. ये हाइड्रो और थर्मल दोनों इंक्लूड होते हैं. ये हमारी कन्वेंशनल रिसोर्सेज है. जबकि नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज है वो है सोलर, वाइंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी. जो फायरवुड और कैटल डंग होते हैं वो कॉमन है रूरल इंडिया के अंदर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, अगर हम एस्टीमेट लगाते हैं तो 70% एनर्जी जो है रूरल हाउस होल्ड जो है कन्वेंशनल रिसोर्सेज की उनको यूज़ करती है. ठीक है, दिस टू कंटिन्यूस ऑफ दिस इज इंक्रीजली बिकम डिफ़िकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया. कंटिन्यूसली जब हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, डिक्रीज़ होता है. यूजिंग डंग केक जो है वो डिस्करेज करते हैं क्योंकि इट कंज्यूम मोस्ट वैल्यूएबल मैन्यूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैन्यूर है जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कोल. भारत में जो कोल है, कोल इज मोस्ट abundantly available fossil fuel है. इट प्रोवाइड सस्टेनेबल पार्ट ऑफ नेशन एनर्जी नीड का एक सस्टेनेबल पार्ट भी है. इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है. सप्लाई एनर्जी होती है इंडस्ट्री के अंदर, डोमेस्टिक नीड भी हमारी जो पूरी होती है. इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट होता, भारत जो है हाईली डिपेंड है कोल पर, क्योंकि मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट. कोयले की ज़रूरत जो है भारत में सबसे ज़्यादा होती है और हाउस होल्ड में भी जो है कोयले की यूज़ होता है.
एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इज़ फॉर्म ड्यू टू, हमें मालूम है कि जो कोल है उसकी बहुत काफ़ी लंबे साल के बाद जो है कोल का फॉर्मेशन होता है। कंपैरिजन कंप्रेशंस ऑफ प्लांट और मटेरियल जब काफ़ी साल तक एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, उनको कंप्रेस होता रहता है, उसके बाद कोयला बन के तैयार हो जाता है, तो काफ़ी मिलियन ईयर लगते हैं। कोल इज़ फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म, कोल जो है अलग अलग वैरायटी में जो है हमें मिलता है। वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्रेशंस, डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरल, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगता है। टाइमिंग भी डिपेंड करती है, वो कितनी गहराई में है वो भी डिपेंड करता है, ब्यूरल भी डिपेंड करते हैं। और प्लांट जो स्वैप करते हैं प्रोड्यूस पीट के अंदर विच हैज़ ए लो कार्बन, कार्बन कम होती है, हाई मॉइस्चराइज कंटेन होता है, लो हीटिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। लिग्नाइट जो है ये भी एक कोल का ही एक पार्ट है, उसका ही फॉर्म है, एक प्रकार का कोयला है लिग्नाइट। ये लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, विद हाई मॉइस्चराइजर होता है इसके अंदर। प्रिंसिपल इसका सिद्धांत क्या है कि लिग्नाइट रिजर्व्स हैं नी वैली के अंदर, जो तमिलनाडु के अंदर, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आता है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये रिजर्व्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आता है। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे कोल जितना गहरा होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो कोयला कौन सा बनता है, ब्यूटिनियमस कोल। ये सेकंड प्रकार का है, टाइप है कोल का ही। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल है कॉमर्शियल यूज़ के लिए। मेट्रोलॉजिकल कोल जो है हाई ग्रेड का होता है ब्यूटिनियमस कोल के कंपेयर में। स्पेशल वैल्यू होती है जो आयरन को स्मेल्ट करने के काम आती है। ठीक है, आग की भट्टी में जो है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। एंथ्रासाइट जो है ये भी हाई क्वालिटी का हार्ड कोल है। तो तीन प्रकार के कोल मैंने 3-4 प्रकार के कोल आपको बताए, एक लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्राइडेक्स, ठीक है, और मेट्रोलॉजिकल कोल हाई डिग्री के, जो बिटुमिनस कोल से जो है थोड़ा सा हाई ग्रेड का होता है। अगर हम भारत में बात करते हैं तो रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एज, नेमली खासकर गोंडवाना ए लिटल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज, और टेरेसरी डिपॉजिट विच आर 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। यहाँ जो है कोयला मिलता है। द मेजर रिसोर्स है गोंडवाना कोल, जो 200 मिलियन ईयर्स पहले से ही वहाँ जो है कोल की फॉर्मेशन लगातार चलती आ रही है। हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल मिलता है। विच आर मेटलॉजिकल कोल है, ये लोकेटेड है दामोदर वैली में, जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारिया, रायगंज यहाँ है। बोकारो जो है इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है, बोकारो में सबसे ज़्यादा कोल की जो है कोयले खदानें मिलती है। गोदावरी, महानदी सन, वृंदा वैली, यहाँ कोल सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है। टेरिटरी कोल की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, जहाँ कोल का डिपॉजिट काफ़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, रिमेंबर कोल इज़ बल्की मटेरियल विच लॉसेज वेट इन ऑन यूज़ एट इज़ रिड्यूस टू ऐश। इसका वेट जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो इनकी ऐश जो है रिड्यूस होती है, लॉस होता है वेट। और हैवी इंडस्ट्री और थर्मल पावर में कोल का सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है, और ये हैवी इंडस्ट्री और थर्मल पावर वहीं सबसे ज़्यादा है जहाँ कोल फील्ड है, इनकी कोयलों की खदानें हैं। तो कोयले हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ डिपॉजिट है, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज का करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी मिनरल्स ऑयल है, नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है भारत का कोयले के बाद। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर्म हीट और लाइटिंग, लुब्रिकेंट, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पेट्रोलियम आपको पता है कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, हर काम में पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम जो है रिफाइनरी एक्ट है नोडल इंडस्ट्री का, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री, इसके लिए ये जो है एज ए रिफाइनरी का रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ पेट्रोलियम जो भारत में है वो हमें कहाँ एसोसिएटेड है, एंटीसाइक्लिन एंड फॉल्ट रैम्प इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टेरेस्ट्री एज। टेरेस्ट्री एज के अंदर जो है यहाँ जो है पेट्रोलियम का जो है प्रोडक्शन होता है, डिपॉजिट होता है। टेरेस्ट्री एज मैंने आपको बताया था कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, और इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग
anticline or domes. It's secure where oil is trapped in the crest of the upfold. The oil-bearing layer is precious limestone or sandstone through which all oil may flow. The oil is prevented from rising or shrinking by interventing non-porous layer. यहाँ जो है इस तरीके से जो है कि जो पेट्रोलियम है भारत के अंदर जब रॉक जो है एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप हो जाती है, यानी कि रॉक जो है आप ये कहेगी, आप बता सकते हैं कि एक जाल सा बन जाता है और रॉक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या होती है, फोल्ड होनी शुरू हो जाती है, तो डैम बनने मतलब गहराई में जाना शुरू हो जाता है. इट क्योर वेयर ऑयल इज ट्रैप, जहाँ ऑयल जो है वो इकट्ठा होना शुरू होता है और क्रेस्ट जो अप फोल्ड होता है तो ऑयल जो है इसकी एक लेयरिंग बननी शुरू हो जाती है, झरझरी सी ट्रैकी प्रोसेस लाइमस्टोन के रूप में या सैंड स्नो थ्रो विच ऑयल में फ्लो, जहाँ पर जो ये ऑयल है जो बहता है. द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और शिंकिंग बाय इंटरवेंटिंग नॉन पेरेसिव लेयर. जब नॉन छरछरी लेयर जो है इसके ऊपर से बार बार राइजिंग या शिंकिंग होती है तो उसकी वजह से ऑयल जो है प्रिवेंट होता है. पेट्रोलियम जो है फाउंड होता है खासकर फॉल्ट ट्रैप के अंदर फोर्सेस और नॉन फोर्सेस रॉक के बीच में. ये गैस जब जहाँ ऑयल होगा वहाँ गैस भी होगी, गैस जो है बिकम लाइटर होती है, ठीक है, ये ऑयल के ऊपर ऊपर बहती रहती है. अबाउट 63% इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है मुंबई हाई पर है, 18% जो है गुजरात में और 16% असम में पेट्रोलियम की जो है प्रोडक्शन होती है. फ्रॉम द मैप लोकेट द मेजर ऑफ शोर फील्ड ऑफ वेस्टर्न इंडिया. अगर मैप में हम देखते हैं तो 3 मेजर जो है वेस्टर्न इंडिया में शोर फील्ड हैं. इसके अंकलेश्वर जो है सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है जो गुजरात में है. असम जो है सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है. डिगबुई, नाहरकटिया और मोहन हजरीजंग ये इम्पोर्टेंट फील्ड है, ऑयल फील्ड इन द स्टेट, जहाँ जो है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है. अब हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस जो है इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है. विदाउट पेट्रोलियम, विद भी हो सकता है और विदाउट भी हो सकता है. ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम आता है इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल में. इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो है एक कच्चे माल के रूप में काम आता है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल होती है क्योंकि लो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके अंदर, और फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी. लार्ज रिजर्व जो है नेचुरल गैस का डिस्कवर्ड हुआ है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, और साथ ही साथ वेस्ट कोस्ट और मुंबई हाई और अलाइड फील्ड के अंदर आर सप्लीमेंटेड है. द फाइंड इन द गल्फ ऑफ कैम्बे की घाटियों में. अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ नेचुरल गैस जो है लार्ज रिजर्व है. 70-100 किलोमीटर हजारिया विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक करती है मुंबई हाई के साथ, और बेसिन विद फर्टिलाइज़र पावर और इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न और नॉर्थन इंडिया में. 1700 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जो मुंबई हाई के साथ लिंक करती हुई ये इन जगह पे पहुंचती है. दिस आर्टरी हैज़ प्रोवाइडेड इन इंट्यूसिंग इंडिया गैस प्रोडक्शन. पावर और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है इनके लिए की का काम करती है नेचुरल गैस. यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो व्हीकल में भी यूज़ किया जाता है, लिक्विड फ्यूल है. गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री. अब लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा CNG गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो कन्वेंशनल रिसोर्स में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, ये अब लोगों का एक हिस्सा बन चुकी है, ठीक है. सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट के विकास में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है. इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है मेनली 2 वेज में होती है. एक बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव इनटू हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. बहते हुए पानी में हाइड्रो टर्बाइन से जनरेट की जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और दूसरी होती है बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके द्वारा टर्बाइन टू प्रोड्यूस थर्मल पावर. थर्मल पावर में जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसमें कोल, पेट्रोलियम और CNG इनका यूज़ करते हैं. नहीं तो हाइड्रो में हम पानी का के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है.
वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सलेटली द सेम। नेम सम रिवर वैल्यू, ऐसी कुछ रिवर वैल्यू के नाम बताओ जहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उन डैम्स के नाम जो इस रिवर पे बने हुए हैं उनके नाम बताने। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है, जो बहुत तेज़ पानी बहता है उससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इंडिया में जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नागल डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर के लिए ये मेन प्रोजेक्ट है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड की जाती है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। थर्मल पावर स्टेशन जो है यूज़ होता है नॉन रिन्यूएबल फ्यूजल फ्यूल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। भारत में 310 थर्मल पावर प्लांट है। इंडिया में अपने रेवाड़ी के पास भी है जहाँ थर्मल पावर लगा हुआ है। ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऐसे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार यूज़ करने पर ये दोबारा से इनको बचा के नहीं रखा जा सकता है, एक बार यूज़ होने पर ये ख़त्म हो जाते हैं। जबकि जो रनिंग वाटर वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आता है। ठीक है, और भाखड़ा नागल डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल प्रोजेक्ट जो बनाए गए थे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए, जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो आज हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ है ये मैप है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। न्यूक्लियर और थर्मल के कहाँ कहाँ है। न्यूक्लियर जो है आप देखेंगे बहुत कम देखने को मिलेंगे, जबकि थर्मल के प्लांट आपको 310 हैं पूरे भारत के अंदर। ठीक है, तो स्टेट वाइज जो है आप इसको देखें और करें। थर्मल पावर दिल्ली और फरीदाबाद में भी है। ये आप इसमें मैप के थ्रू जो है स्टेट वाइज इनके नाम थर्मल पावर के और न्यूक्लियर के आप देखेंगे। स्कूल ओपन होने के बाद जो है आपको ये मैप सभी चैप्टर वाइज जो है मैप करवाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं कि हमारे भारत में थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये थे हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कोयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी में भी दो प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो से और थर्मल से। आप इसको कोल कैसे फॉर्मेट होता है, पेट्रोलियम कैसे होता है, नेचुरल गैस, इसके बारे में आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे, ध्यान से फिर पहले सुने, फिर खुद रीडिंग कीजिए, इससे रिलेटेड नोट्स जो अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। और इस मैप में आपको कोल फील्ड, कोल माइंस, ऑयल फील्ड और मेजर नेचुरल गैस रिजर्व, HYG नेचुरल गैस पाइपलाइन दिखाई हुई है। आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। ठीक है।